अस्सलामुअलैकुम, अहलेन, हेलो, वेलकम। जी आया नु बखैर आखले। जी हाँ, बहुत सारे आज मैंने जो है वो हेलोज जो है वो आपको फेंके हैं बहुत सारी ज़ुबानों में। अभी एक ज़ुबानें हैं, हम गाहे बगाहे इस प्रोग्राम में और बहुत सारे सरप्राइजेस आपको देते रहेंगे ज़ुबानों के हवाले से। आई होप लास्ट प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा और हमने कहा कि हम इसी मनहज पे आपको जो है वो आज भी एंटरटेन करेंगे। पहले आपके साथ जो है वो एक वायरल क्लिप जो है वो शेयर किया जाएगा जिसमें कि बड़ी ही एक खूबसूरत बात की गई हमारी सुपरस्टार जो माहिरा खान है उनकी तरफ से। और फिर उसके बाद हम आपको आज लेकर जाएंगे दुबई। जी हाँ, आप में से ज़्यादातर लोग गए हुए होंगे, लेकिन जो नहीं गए आज वो भी चलेंगे हमारे साथ, वो भी ज़रा एंजॉय करेंगे, मज़े करेंगे, देखेंगे कि वहाँ की ज़िंदगी कैसी होती है। उसके अलावा जो है हमारे पास आज दो बड़े ही मज़ेदार और बड़े ही हमारे प्यारे मेहमान हैं जिनका ताल्लुक फ़िल्म मेकिंग से है। वो इंडी फिल्म मेकर्स हैं। इंडी फिल्म मेकिंग क्या होती है वो हमें बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि पाकिस्तान में फ़िल्म मेकिंग का क्या फ्यूचर है, क्या स्कोप है, कितना मज़ा आता है उनको ये सब काम कर करके, और वो अब आगे का क्या इरादा रखते हैं। सारी बातें हम उनसे इकट्ठे करेंगे और आप लोगों को जो है वो हम उनसे थोड़ी देर बाद मिलवा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा हम चक्कर शक्कर मार रहे हैं दुनिया भर का, ज़रा हम आपको घुमा फिरा लाएँ। एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हाट माहिरा खान सेड। जी, तो माहिरा खान से कल किसी ने इंटरव्यू में कुछ उनकी पर्सनल ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कुछ बातें शेयर की। माहिरा खान के बारे में ये चीज़ बहुत पसंद आती है कि वो अपनी जो पर्सनल लाइफ की जो स्टोरीज़ है ना वो बड़े आराम से शेयर करती है। मैंने कभी उनके मुँह से शिकायत नहीं सुनी, शिकवा नहीं सुना। और कल की जो उन्होंने बात की, इट वॉज़ अ रियल आई ओपनर टू अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी ज़िंदगी में एक उतार चढ़ाव इस किस्म का आता है जो कि उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है उसमें अपने आप को दोनों पैरों पे दोबारा खड़ा करना। हम बात कर रहे हैं डिवोर्स की। कॉमन है, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसके बाद ज़िंदगी जो है वो कितनी बदल जाती है कुछ लोगों की, वो उन्हीं को पता है जिनके साथ ये चीज़ होती है। लेकिन माहिरा खान ने जो कल बात की उससे हमारे पास एक बहुत बड़ा सबक निकलता है कि अगर दो लोग जो कभी इकट्ठे रहते थे, ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा मोड़ आ जाए कि उनको उस पर अलग हो जाना पड़े, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस मार कुटाई और जो है वो लड़ाई झगड़ा और इससे कहते हैं ना वैर पालो बस एक दो इट कुत्ते दा, नहीं, ऐसा नहीं करना, बल्कि आप जो है वो दोस्तों की तरह भी रह सकते हैं। तो माहिरा खान से जब पूछा गया कि सपोर्ट सिस्टम के हवाले से आप क्या कहेंगी, तो उन्होंने बड़े ही एक खूबसूरत अंदाज में ये बात जो है वो कूजे में बंद कर दी कि उनके जो साबका शौहर हैं वो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको खुश होते हैं उनको कामयाब होता देखकर। और उस हवाले से उन्होंने जो बातें कही हैं वो हम आपको क्लिप में भी दिखाएंगे। लेकिन जब मैं ये चीज़ सुन रही थी तो मैंने एकदम से सुनते साथ ही फैसला कर लिया कि मैं इस चीज़ को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगी और मैं इस बारे में बात करूंगी। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि खुसूसन ख़वातीन के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि क्या सीन होता है कि जब डिवोर्स होती है तो वो उनको ये लगता है कि बस अब तो हम सड़कों पे आ गए हैं, बिकॉज सपोर्ट सिस्टम नहीं होता उनके पास, जो सच्ची बात है। सो अब ये बात जो है वो समझने वाली है कि कुछ लोग जब जुदा हो जाते हैं तो तब भी वो सेन रहते हैं। इसको सैनिटी बोलते हैं, इसको इंसानियत बोलते हैं। इंसानियत का रिश्ता सबसे मजबूत रिश्ता होता है। और बच्चों की खातिर जब इस तरह के डिसीजन लेने पड़ जाएं तो कोई मसला नहीं है, बजाय से कि आप उनको एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में जो है वो रेस करें और ख़ुद भी लड़ें झगड़ें। इट्स बेटर कि अगर डिफरेंसेस हो रहे हैं तो साइड पे हो जाएं, लेकिन एक दूसरे की सपोर्ट जो है वो लाजमी होती है। और फिर सपोर्ट में सिर्फ ये नहीं कि बस ये पैसा टका दे के और फिर पीछे मुड़ के ना देखा। उन्होंने ये बात बोली कि जो उनके साबका शौहर है वो बहुत खुश होते हैं उनकी कामयाबी पर, यानी उनको इस चीज़ की खुशी होती है कि वो उनको नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं या वो ज़िंदगी में जो भी कुछ कर रही हैं उसमें वो उनके साथ साथ हैं, ना सिर्फ इमोशनली बल्कि उनका साथ वो अल्फाज के तौर पे भी शायद देते ही होंगे, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर एक तमानियत थी वाइल शी वाज टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर थिंग। सो इसमें बहुत बड़ा सबक है उन लोगों के लिए कि जो समझते हैं कि बस दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ख़त्म हो गया रिश्ता तो बस अब पीछे मुड़ के नहीं देखना। स्पेशली जब कुछ लोगों के बच्चे भी नहीं होते, ठीक है, इसके बावजूद उनके ताल्लुकात जो हैं वो डिवोर्स के बाद भी कायम रह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें कोई बुराई नहीं है। ज़रूरत पड़ने पे वो कहते हैं ना कि इंसान को फिर उन्हीं लोगों की याद आती है जो कभी उसके साथ थे। तो ऐसे में अगर ज़रूरत पड़ जाए और किसी की याद आ जाए तो ऐसे ताल्लुकात छोड़ने चाहिए कि यू कैन स्टार्ट राइट फ्रॉम देयर। लाइक आपको ये ना हो कि ओहो यार इतने बुरे ताल्लुकात थे कि अब ज़रूरत पड़ रही है
ज़िंदगी में कुछ मदद की तो अब तो वापस देखने का रास्ता नहीं है, तो वापसी रास्ता छोड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के साथ सैनिटी का रिश्ता, इंसानियत का रिश्ता जो बरकरार रखें और एक दूसरे की खुशियों में खुश हों। दुश्मनी पालना मतलब नहीं है डिवोर्स का, एंड दिस हैज़ टू बी वेरी क्लियर, स्पेशली हमारे माशरे में, क्योंकि एक दफ़ा हमारे माशरे में जब इस तरह की चीज़ हो जाती है तो फिर उसको मतलब एक सोशल टैबू है। अव्वल तो लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, और अगर डिस्कशन में लाएं भी तो उसको ट्रैजिक अंदाज में, बुराइयों के अंदाज में और इस तरह से वो पेश करते हैं। मेरी एक टीचर थी, उन्होंने एक बड़े मज़े की एक बात बताई कि ख़ानदान में जब शादियां हो जाएं और ख़ानदान में जब इस तरह की चीज़ें अकर हो जाएं, डिवोर्स हो जाए, तो वो तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता ना। फिर तो वो कहते हैं ना, एक दूसरे के जनाजे छोड़ देना और इस तरह की चीज़ें, धमकियों पे उतर आना, वो सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन उन्होंने एक बड़े मज़े की बात बताई। शी सेड कि उनके भाई की शादी उनके मामू की बेटी से हुई एंड डिवोर्स हो गई, और अभी भी उनकी जो ममानी हैं और उनके मामू वो उनके साथ उसी तरह मिलते हैं जैसे बिल्कुल अपने होते हैं, अपने प्यारे होते हैं। वो इस बात की कभी भी उन्होंने ज़बान पर शिकायत नहीं लाई कि जी हमारी बेटी के साथ आपने ये कर दिया, वो कर दिया, और जिसकी वजह से ताल्लुकात बरकरार हैं। उनकी वालदा और उनके जो हैं वो मामू आपस में अभी भी उसी तरह रिश्तेदार हैं और रहेंगे। तो ये सारी बातें होती है दिल बड़ा करने की, ठीक है। और दिल बड़ा करना कोई आसान बात नहीं होती है। दिल बड़ा करने के लिए आपको माहिरा खान जैसा बनना पड़ता है। ये चल के देखते हैं उनके इंटरव्यू में कि उन्होंने क्या फरमाया इस सिलसिले में। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको एक क्लिप दिखाया था माहिरा खान का। आई होप कि आपको पसंद आया होगा जो उन्होंने उसमें कहा। अब हम आपको लेके जा रहे हैं दुबई। जी हाँ, प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको ये बात बताई थी कि हम आपको सैर कराने जहाँ आज लेके जा रहे हैं उस जगह का नाम है दुबई, जहाँ पर मोस्टली पाकिस्तानीज़ जो हैं वो जाते हैं, समटाइम्स काम काज के सिलसिले में, समटाइम्स ऐसे ही विज़िट, फैमिली ट्रिप्स होते हैं बहुत ज़्यादा। तो दुबई में बहुत कुछ है करने को, टू बी ऑनेस्ट। आप वहाँ पर बोर नहीं होते। वहाँ पर पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी कम्युनिटी है। पाकिस्तानी हो गए, साउथ ईस्ट एशियंस आपको जगह जगह मिल जाएंगे। पाकिस्तानी कुजीन वहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। जब खानों की बात आए तो दुबई के अपने इतने कोई ख़ास खाने नहीं हैं कि मैं जब वहाँ गई थी, और मैं जब भी किसी मुल्क में जाती हूँ तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उसी मुल्क के जो स्पेशलिटीज़ हैं खाने पीने की, मैं वो पहले ट्राई करूँ। कुछ ख़ास नहीं था। मैंने पहले दिन जो है उनका नाश्ता ट्राई किया जो कि पूरे अरब में मशहूर है। शक्शुका बोलते हैं उसको, अंडे की एक डिश होती है, बड़ी मज़ेदार सी, शोरबे में बनी हुई होती है। बट अगेन हमारे पाकिस्तानी खानों का कोई मुकाबला नहीं है यहाँ पे। कोई अगेन बुराई नहीं कर रही, बट हमारे क्या कहते हैं ना, हमारे टेस्ट बर्ड्स का जो नखरा है ना वो कुछ इतना आसमानों पे चढ़ा हुआ है कि हमें कोई भी चीज़ आसानी से पसंद नहीं आती। मैंने कुछ चीज़ें ट्राई की, मुझे पसंद आई, लेकिन हर चीज़ वहाँ पर ट्राई करने की नहीं होती। फिर हम जो थे वो चले जाते थे पाकिस्तानी कुजीन्स की तरफ, या इंडियन जो वहाँ पर खाबिक खुले में, हम वहाँ चले जाते थे। लेकिन खाने की वैरायटी आपको वहाँ मिलती है, मतलब वहाँ पे चाइनीज़ भी है, वहाँ पे थाई है, फ़ास्ट फूड चेन्स वहाँ पर हैं। लोग फ़ास्ट फूड बहुत शौक से खाते हैं वहाँ पे, स्पेशली फैमिलीज़ जो हैं वो सारे प्रेफर करते हैं कि बच्चों की मरगूब ग़िज़ा है फ़ास्ट फूड, तो फिर और दूसरी चीज़ है कि वो अफोर्डेबल भी है। अदरवाइज़ दुबई का जहाँ पर इतने सारे शर्क हैं, वहाँ पर एक ड्रॉबैक ये है कि दुबई बहुत ही महंगी जगह है। अगर आप दुबई जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास प्रॉपर बजट हो, क्योंकि हर एक चीज़ वहाँ पे आपको एक जगह से दूसरी जगह 2-3 माइल्स अगर टैक्सी में भी आपको अगर जाना पड़े ना, तो उसके भी आपके ठीक ठाक कोई पाकिस्तानी 1000-1500 तो आपके बन जाते हैं। इस तरह का बजट अगर आप अपने पास रखें कि जो आपको 3-4-5 दिन, या इवन अगर आप हफ्ते का भी ट्रिप मारते हैं तो वो आसानी से पूरा हो जाए। दुबई में देखने वाली जगहें बहुत सारी हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शंस बहुत सारी हैं, बहुत ही वैरायटी उन्होंने दी हुई है ऐसी चीज़ों की कि जो शायद एक सहराई इलाके में या एक गर्म इलाके में आपको नहीं मिल सकती। उन्होंने उसको भी पॉसिबल बनाया हुआ वहाँ पे। फॉर इंस्टेंस दे हैव दिस स्कीइंग रिजॉर्ट। जी हाँ, दुबई में स्की रिजॉर्ट, उन्होंने फेक स्नो बनाई है वहाँ पे, और फैमिलीज़ वहाँ स्की करने जाती हैं। कि मैं जब गई थी तो दैट वाज द मंथ ऑफ मई, काफ़ी गर्मी थी ठीक ठाक किस्म की, और वहाँ पर अंदर उन्होंने टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है स्कीइंग के लिए। उन्होंने जो फेक स्नो वहाँ पे बनाई हुई, आपको अंदर दुबई में जैकेट्स पहन के उस -डिग्रीज़ वाले जो उन्होंने एक बड़ा सा एक वहाँ पे कंपार्टमेंट बनाया हुआ, उसमें आपको एंटर होना पड़ता है, और इट साउंड्स वेरी स्ट्रेंज। इस तरह की टूरिस्ट अट्रैक्शंस जो हैं वो काफ़ी हैं वहाँ पे। फिर वहाँ पे बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, ख़वातीन तो वहाँ जाके जो है ना वो पागल हो जाती हैं। यानी उनके लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन जो है दुबई की वही है कि बस हमने
शॉपिंग मॉल्स में घुस जाना है। हालांकि वहाँ पर करने को और भी बहुत कुछ है, जैसे सफारी डेजर्ट, वहाँ पे एक रैली चलती है, वहाँ पे आपको टूर कराया जाता है पूरे डेजर्ट का। फिर वहाँ पर बीचेस बहुत खूबसूरत हैं। अगर इफ़ यू आर बीच पर्सन देन यू हैव टू विजिट दुबई। उन्होंने बीचेस को बहुत अच्छे से मेंटेन भी किया हुआ है। वहाँ पर बहुत सारी एंटरटेनिंग किस्म की जो है एक्टिविटीज़ होती हैं। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग दैट दुबई इज़ नोन फॉर एंड दैट इज़ देयर वाटर पार्क्स। आप उनके जो वाटर पार्क्स हैं उन पे आप ज़रूर थोड़ा सा बजट जो है वो खर्च करें। आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट कोई एक आध वाटर पार्क जो है दुबई का आप ज़रूर विज़िट करें जब आप वहाँ जाते हैं तो। स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग विद द फैमिली, या बच्चों के साथ आपका प्लान बन रहा है, या इवन बच्चों के साथ नहीं भी है, ख़ुद भी अगर आपने करना है, इन्जॉय करना है, तो उनका वाटर पार्क आप ज़रूर कोई एक आध ट्राई कीजिएगा। म्यूज़िक का सीन वहाँ पे बहुत मस्त है। दे लव म्यूज़िक। वहाँ पे जो लोग हैं वो मौसीकी के बगैर उनका गुजारा नहीं है। तो लिहाजा आपको हर जगह जिस भी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं वहाँ पे आपको लाइव म्यूज़िक का बंदोबस्त ज़रूर मिलता है। और मज़े की बात यह है कि जो लाइव म्यूज़िक है वो ज़्यादातर फॉरेनर्स होते हैं वहाँ पे, जो कि वहाँ पे गा रहे होते हैं। और ये उनके लिए बहुत एक एजाज़ की बात है कि वो दुबई में जाके परफॉर्म करें और लाइव म्यूज़िक जो है वो सुनाएं लोगों को, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग है, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको फ़ॉरेन कम्युनिटी वहाँ पे करती हुई दिखाई देती है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो वहाँ पे अगर आप शॉपिंग मॉल्स वगैरह का आपको शौक़ नहीं है, आपको सिर्फ क्रूजिंग का और ड्राइविंग का शौक़ है, तो दुबई की सड़कें हाजिर हैं भाई। एक से बढ़ के एक वहाँ पर एवेन्यूज़ हैं, वहाँ पे सड़कें इतनी कुशादा हैं, स्पीड लिमिट वहाँ पे ज़्यादा है, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। और दुबई में दूसरी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रूल्स और रेगुलेशंस की पाबंदी इतनी एक्सट्रीम है कि आप के ऊपर इतने सारे कैमरास और इतनी सारी नज़रें होती हैं कि वहाँ पर गलती के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। कहीं पे भी, वो सड़क है, वो शॉपिंग मॉल है, कोई भी ऐसी जगह है, अगर आपने हल्का सा भी कोई रेगुलेशंस में कोई ख़राबी कर दी या उनके रूल्स को जो है वो फॉलो नहीं किया, तो आपके लिए सज़ाएँ जो हैं वो तैयार होती हैं, ऐसे खड़ी भी रहती हैं। जो कि पाकिस्तान में रहने के नाते हम समझते हैं कि यहाँ पे जैसे हम लोग कहते हैं यार कोई बात नहीं, खैर है, अगर रूल तोड़ दिया तो तोड़ दिया, कोई मसला नहीं है, हमें किसी को कॉल में लाएंगे और क्या होगा कि वो हमें निकलवा देंगे अगर हम फंस भी गए मसले में। वहाँ ऐसा नहीं होता। सो मेक श्योर कि जब वहाँ पे आप जाएं तो इस माइंडसेट के साथ जाएं कि आपने उनके साथ ताउन करना है, जो कि मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर हम लोग जो हैं बड़े आराम से अंगड़ाइयाँ ले रहे होते हैं सड़कों पे कि यार कोई मसला नहीं है, अपना मुल्क है और कौन हमारा कुछ बिगाड़ लेगा अगर हमने कुछ गलत कर भी लिया। तो हमारे यहाँ भी यही माइंडसेट होना चाहिए, लेकिन वो कब होगा आई डोंट नो। खैर, इस तरह से तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ नहीं होती, वहाँ नहीं होती, लेकिन फिर वही बात है कि वतन वही है जहाँ पर आपके अपने हैं। पाकिस्तान से जैसी कोई जगह नहीं है, दुनिया भर में भी आप घूम आओ और जितना मर्जी आप कहें कि जी हमारा दिल वहाँ लग गया है, दिल आपका पाकिस्तान में ही रहता है। वहाँ पे मिलने वाले पाकिस्तानियों से भी जब बात होती है ना, तो वो बड़ी हसरत से देख रहे होते हैं, अच्छा आप आएंगे और फिर आप वापस चले जाएंगे, हम तो अभी यहीं पे हैं, हमें भी पाकिस्तान बड़ा याद आता है। और देखा जाए उधर उधर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल है, लेकिन उसके बावजूद तो पाकिस्तान को याद करते हैं। अदर देन दैट, दुबई इज़ अ मस्ट हैव इन योर लिस्ट। आप ज़रूर जाइए वहाँ पर और इन्जॉय कीजिए जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी उनको जहन में रखते हुए। और अभी हम आपको लेकर जाते हैं ज़रा और आपको सैर सपाटे कराते हैं दुबई के और दिखाते हैं कि वहाँ पर हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। तो चलिए चल के एंजॉय करते हैं। फिर देखें, बजट अच्छा सा लेके जाएं ताकि आपको परेशानी ना हो। सो आज जो हमारा जो गेस्ट में जो पैनल बैठा हुआ है वो बड़ा मज़ेदार किस्म का है। हमारे दो गेस्ट्स हैं जो कि फ़िल्म मेकिंग से उनका ताल्लुक़ है और बड़े मज़ेदार काम करते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं। और बल्कि उनमें से एक जो है वो तो अभी ताज़ा टेड टॉक भी देकर आए हैं कनाडा से, तो हम उनसे पूछेंगे कि उनका वहाँ पर ये तजुर्बा कैसा रहा। हमारे साथ मौजूद हैं फ़िल्म मेकर जवाद शरीफ। कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। हमें बहुत खुशी हुई कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हम कुछ बातचीत करना चाह रहे थे फिल्म मेकिंग के हवाले से, एंड स्पेशली द काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग दैट यू डू। इट्स कॉल्ड इंडी फिल्म मेकिंग, राइट? ये फैंसी टर्म लगा के क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, ज़रा हमें समझाएं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और
इंडी फिल्म मेकिंग आई मीन वैसे तो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग होती है और इसका मेरा ख्याल है है कि हाँ पाकिस्तान में खैर अभी तक इंडी फिल्म मेकिंग या इंडी फिल्म मेकर आपकी बात भी करें तो उस तरह से जो है ना वो क्लैरिटी आती नहीं है। सही। सो जब हम इंडिपेंडेंट सिनेमा की बात करते हैं या इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग की बात करते हैं तो ये वो आई मीन के फिल्म मेकिंग की या फिल्म्स की जो अप्रोच है जिसमें आप अपने आइडियाज़ को लेके खुद ही उनको एग्जीक्यूट करते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं, जिसके अंदर जो है कोई स्टूडियोज या प्रोडक्शन हाउसेस उस तरह से उसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते। अब मिनिमल चीज़ों के साथ, मिनिमल रिसोर्सेज के साथ, मिनिमल रिसोर्सेज के साथ और इसमें ज़्यादा अगर हम इंटरनेशनली देखें, जब हम इंडिपेंडेंट सिनेमा की हम बात करते हैं तो वो फिल्म्स हैं जो कि मेन स्ट्रीम से हट के जो है वो बन रही होती हैं, वो ऐसे टॉपिक्स के ऊपर होती हैं या उनके ऐसे थीम्स होते हैं कि जो कि वो जो मेन स्ट्रीम सिनेमा या जो कमर्शियल सिनेमा जो है वो उससे थोड़ा सा हट के जो है वो होता है। और इसमें इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ मिनिमल जो हम बात करते हैं कि मिनिमल इक्विपमेंट है या मिनिमल फंड्स हैं, इट्स मोर अबाउट कि आपका जो कंटेंट का फ्रीडम है, आपका जो नैरेटिव का फ्रीडम है। सो जब हम इंडिपेंडेंट सिनेमा की बात करते हैं तो हम इंडिपेंडेंट नैरेटिव की बात करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स से कहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, या फिर वो नैरेटिव वो जनरली जो कि मतलब आम हमें रूटीन में सुनने को नहीं मिलता, एक डिफरेंट अप्रोच मिलती है। जब एक इंडिपेंडेंट स्टोरी टेलर, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडस ब्लूज की बात करूं या मैं K2 एंड द इनविजिबल फुटमैन की बात करूं, जो फिल्म्स मैंने जो है वो की, तो उसके अंदर ये है कि वो ऐसे आइडियाज हैं कि आपको जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में या मेन स्ट्रीम सिनेमा में नहीं मिलते उस तरह से। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली अगर हम इसमें देखें जैसे कमली, बिल्कुल सरमद सुल्तान खुसरत की जो फिल्म है वो एक इंडिपेंडेंट जो है फिल्म है, उसके पीछे बैक एंड पे कोई बड़ा चैनल, बड़ा स्टूडियो इन्वॉल्व नहीं है। सो इट्स लाइक एक ऐसी कहानी जो कि कमर्शियल जो हमारा सिनेमा है उससे हट के है। और ये एक बड़ी अच्छी अभी रवायत चली है कि इस तरह की फिल्मों को भी जो है वो एक सपोर्ट मिलना शुरू हुई है और जो देखने वाले हैं वो भी इनकरेज कर रहे हैं। मैं इसी टॉपिक पे आना चाह रही थी कि इंडिपेंडेंट फिल्म्स को ज़्यादा पज़ीराई हासिल होना शुरू हो गई है। आपने तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे काम किया है कि वो काफ़ी सेंसिटिव थे, जो शायद बहुत सारे इंडी फिल्म मेकर्स जो हैं वो 100 दफ़ा सोचेंगे ऐसे टॉपिक्स पे काम करना। आपने बड़ी बहादुरी का मुजाहिरा किया, पाकिस्तान जैसी जगह पे आपने बड़े जुर्रतमंदाना तरीके से ये टॉपिक्स जो है वो आपने हाईलाइट किए फिल्म मेकिंग में। आप हमें ये बताएं कि एक तो बीइंग अ फिल्म मेकर तो वो हर्डल्स सबको पता ही होते हैं, लेकिन जब आपने इन टॉपिक्स पे ये सजेशन जब टेबल पे रखी कि जी मैं ये इस पे काम करना चाह रहा हूँ या जिन लोगों के साथ आपको काम करना था, उसमें क्या हर्डल्स आए, ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट आपको क्या हर्डल्स आए और फिर आपने उनको कोप कैसे किया? अच्छा, सो बेसिकली आई स्ट्रांगली फील कि हमारे यहाँ अभी एक बड़ा चैलेंज है फंडिंग का, क्योंकि जिस वक्त हम बात करते हैं फिल्म की, जिस वक्त हम बात करते हैं सिनेमा की और जिस वक्त हम बात करते हैं अपने पैशन प्रोजेक्ट्स की या इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स की, तो सबसे बड़ा चैलेंज इस मीडियम के अंदर जो है वो फंडिंग का होता है कि आप उसके लिए फंड कहाँ से रेज करेंगे या जो पैसे हैं वो कहाँ से आएंगे, क्योंकि फिल्म जो है मतलब इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव मीडियम। आपके कैमरा से लेके आपके जो है वो एवरीथिंग, आर्टिस्ट, स्टूडियो, लोकेशन, ट्रैवल, मतलब इट रिक्वायर्स जो है वो फंड उसको चाहिए होते हैं। सो व्हाट आई फेल्ट इन माय इनिशियल ईयर्स, क्योंकि आई यूज्ड टू वर्क फॉर टीवी, मैंने टीवी के लिए काफ़ी काम किया, आई हैव डायरेक्टेड टीवी सीरियल्स। उसके बाद आई ट्रांजिशन टूवर्ड्स जो इंडिपेंडेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं उसकी तरफ मैंने ट्रांजिशन किया। तो व्हाट आई फेल्ट कि इस तरह के जो टॉपिक्स जो आपके पैशन प्रोजेक्ट्स हैं या जो फिल्म्स आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको जो है वो फंड मिलना इतना आसान नहीं है। देयर आर टू वेज, दो तरीके होते हैं जो आप फिल्म फंड्स ले सकते हैं। एक होता है कि आप डिफरेंट इंटरनेशनल जो फिल्म ग्रांट्स हैं या इंटरनेशनली जो ग्रांट्स हैं आप उसके लिए अप्लाई करें, लेकिन इट्स वेरी कम्पिटिटिव कि आप आई थिंक कि मेरा ख्याल है शायद बेशुमार एप्लीकेशंस भेजी हैं और हर दफ़ा जो है ना वो एक ईमेल आ जाती है कि योर आइडिया इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बट वी डोंट हैव फंड्स फॉर दिस प्रोजेक्ट।
यहाँ के पूरी दुनिया से जो है हमें हजारों एप्लीकेशंस आई हैं, तो हम आपको नहीं कर सकते सपोर्ट। तो वो एक बड़ा आई थिंक एक मुश्किल रास्ता है, और आई फील एट सम एक्सटेंड उसके लिए एक लॉबिंग चाहिए कि आपने वो करना है। दूसरा जो रास्ता होता है कि आप इंडिपेंडेंट इंडिविजुअली लेके चलें, कि जहाँ पे जो स्टोरी टेलिंग को इनकरेज करने वाले जो लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जो अदारे हैं, या इवन जो इंडिविजुअल्स हैं, वो उसको सपोर्ट करें। तो वो हमारे यहाँ चूंकि उस तरह से अवेयरनेस नहीं है, तो उस तरह से जो है वो भी जो है वो फंड या वो सपोर्ट आती नहीं है। तो मैंने जो है वो तीसरा रास्ता चुना, वो ये था कि यार आई कीप डूइंग कमर्शियल वर्क। मैं अपने से आपका पैसा बनता रहे और आप अपना शौक मैं जो है वो मैंने अगर वो एक रियल स्टेट का इश्तिहार बनाना है, या एक किसी मल्टीनेशनल का जो है वो मैंने ऐड बनाना है, या कोई डिजिटल कैंपेन करनी है, तो मैं वो अपनी कैंपेन्स करता रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक बैकग्राउंड जो है वो कमर्शियल टीवी का था, और एक मुझे अंदाजा था कि मतलब ये किस तरह से एस्थेटिकली इनको लेके चलना है, तो मैं उसको करता रहा और उसके साथ अपने पैशन जो प्रोजेक्ट्स हैं फंड करता रहा। एंड दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि मुझे पता है इन प्रोजेक्ट्स को, जो मेरा पैशन प्रोजेक्ट है, तो इस पे कोई और पैसे क्यों लगाएगा। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि वो कमाओगे नहीं तो खाओगे कितों। सो इससे कमाई अगर नहीं हो रही तो यू हैव टू हैव अनदर वे ऑफ इनकम। और मेरा यही मैसेज है स्पेसिफिकली ऑन इंस्पायरिंग फिल्म मेकर्स के लिए, जो कहते हैं, और मेरे पास भी अक्सर पिचेस आ रही होती हैं, आइडियाज आ रहे होते हैं, तो उसमें यही है कि मतलब आपको अगर आपने अपना आर्ट करना है, आपने अपना जो है वो पैशन प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो उसके लिए यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इन्वेस्ट योरसेल्फ। आपने खुद इन्वेस्ट करना है, आपने खुद उसको प्रूव करना है, तो उसके बाद आपका रास्ता निकलेगा। अगर आप और उसके लिए यू हैव टू डू कमर्शियल वर्क, आपको जो भी इंडस्ट्री का रूटीन का जो भी आपको अपने शौक को सपोर्ट करने के लिए आपके पास जो आर्ट वर्क मिल रहा है, तो आपको जो है वो उसको करना है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट पाकिस्तान, इट्स अराउंड द वर्ल्ड। मैंने चूंकि मेरा ट्रैवल काफी रहा, और इवन व्हेन आई वेंट टू स्कॉलरशिप इन UCLA, और फिर मैंने यूरोप में जो स्टूडियोज के साथ मैंने काम किया, तो मैंने ये देखा वहाँ पे भी जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है वो इसी तरह से स्ट्रगल करता है। उसको भी इतना आसान नहीं होता कि आप अपने जो है ना वो प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो उसके लिए फंड रेज करें। ऑन अदर एंड अगर आप एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, ठीक है, आप यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में अभी कमर्शियल सिनेमा जो है कुछ फिल्में बनना शुरू हुई हैं, तो आप उन प्रोड्यूसर्स के पास जाते हैं, आप अपना आइडिया लेके जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक कहानी सोची कि यार ये कहानी मैंने डेजर्ट के ऊपर बनानी है, और इसमें सहरा है, इसके अंदर जो है ये एक करेक्टर है, और ये म्यूजिशियन है, उसकी पूरी स्ट्रगल है, ये मैंने दिखानी है, ठीक है। जब आप एक इंडस्ट्री के या कमर्शियल प्रोड्यूसर के पास आप यहाँ पे गए, तो उनकी डिमांड होती है कि यार इसमें ना एक सॉन्ग जो है वो तुम डाल दो, या कुछ कमर्शियल एस्पेक्ट उसमें डाल दिया जाए, तो वो सॉन्ग तुम डाल दो, उसको ना वो थाईलैंड में स्विमिंग पूल में तुम फिल्म कर देना, ठीक है। अब कहाँ पे डेजर्ट, कहाँ पे वो सॉन्ग, ठीक है। तो वो एक वो फार्मूला, और वो आइडिया की जिस्ट भी वहीं पे वो किल हो जाती है। तो उसके लिए ये है कि फिर आप वो उसी तरह के जो है वो प्रोजेक्ट्स करें, और वो डिमांड है, वो कहते हैं जी मार्केट डिमांड है, ऑडियंस जो है वो देखना चाहती है। खैर मुझे तो ये एस्पेक्ट भी कभी समझ नहीं आता कि पब्लिक डिमांड है। हमें नहीं पता वो कौन सी पब्लिक है जो डिमांड करती है, एटलीस्ट हम तो नहीं करते। आई स्ट्रांगली फील कि आप पब्लिक को अगर अच्छा कंटेंट देंगे तो वो उसको अप्रिशिएट करेगी, और अभी हमारी ऑडियंस बहुत मैच्योर हो चुकी है। और ये अवेयरनेस के ज़मरे में भी ये चीज़ आती है कि इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ सर्टेन थिंग जो कि एक इंडी फिल्म मेकर की तरफ से आ रहा है, वो एक मेन स्ट्रीम फिल्म मेकर की तरफ से नहीं आएगी, और वो आवाम को अवेयर करने वाली बात है। जैसे अब आपने इंडस ब्लूज़ बनाई, इट वॉज अ ब्रिलियंट पीस जो आपने बनाया, ठीक है, मास्टर पीस था। शायद इस बारे में किसी ने आपसे पहले सोचा भी नहीं होगा कि प्लाइट ऑफ द इंडिजिनस म्यूजिशियंस, आपने उसके लिए क्या पापड़ नहीं बेले, आपकी वो मैंने मूवी देखी, इट वॉज एक्सेलेंट। फिर आपने क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है वो बात की, और वो एक बहुत ज़बरदस्त एक आपका प्रोजेक्ट था। फिर उसके बाद आपने जो ट्रांसजेंडर्स के ऊपर एक आपका एक प्रोजेक्ट था। इस तरह के काफ़ी सेंसिटिव किस्म के मामला थे, तो इसके बारे में आवाम को शऊर आया। अवाम पहले सब यही समझते थे कि अच्छा जी जो ज़िंदगी हम गुजारें बस वही है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर ने मेरे ख्याल से आंखें खोली हैं अवाम की, बेशक वो शॉर्ट फिल्म्स हैं या वो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं। तो आई थिंक इसमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर वो व्हाट डू यू थिंक कि अगर वो इसमें मिलता है आपके साथ और आपके कुछ कोलैबोरेशन के चांसेस निकलते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटीज़ हैं? बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं। आई थिंक कि एज एन आर्टिस्ट हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि अगर मेरे पास एक स्किल है या मेरे पास एक मीडियम है जो कि चेंज को इम्पैक्ट कर सकता है, तो मैं उस मीडियम को उस तरह से यूज करूं। मतलब मैं अपना कमर्शियल काम जो भी है करूं, लेकिन मैं अगर उसके थ्रू इस सोसाइटी में जो मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली जो है ना मतलब वो जिस तरफ हम जा रहे हैं और जो डार्कनेस जो अंधेरा फील हो रहा है, तो उसमें अगर हम अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू कोई थोड़ी सी रोशनी हम उसमें ऐड कर सकते हैं तो वो बड़ी अच्छी बात है। और ये हर आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो थ्रू आर्ट जो है वो उस चीज को जो है वो मासेस तक लेके जाए और उसके हवाले से जो है वो सही लोगों तक फिर वो पहुंचती है, वो आवाज पहुंचती है, फिर उसके सॉल्यूशंस भी मिलते हैं जब आप एग्जैक्टली। फिर दूसरा इसके अंदर जो आपका सवाल था, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, वो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने इंडस ब्लूज के अंदर ये देखा कि जब आप एक प्रोजेक्ट ऐसा लेके आते हैं जिस पे बात नहीं हो रही होती, या आई रिमेम्बर ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द प्रोजेक्ट काफी डिस्करेज किया गया कि यार ये तो म्यूजिक है और ये कुछ बाबे बैठ के बजा रहे हैं, तो कौन इसको देखेगा या सुनेगा। लेकिन द थिंग इज इवेंचुअली जब एक वो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर आ गया तो देन इट गॉट वायरल, सारे उसने चैनल्स ने उसको उठाया और उसको मतलब उसको इंटरनेशनल लेवल पे काफी इंटरनेशनल लेवल पे मतलब इट हैज बीन मोर देन लाइक 50 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स, हमें कोई 25 से ज्यादा जो है वो अवार्ड्स मिल चुके हैं। इवन इंडिया में जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हमें 2 अवार्ड मिले हैं। सो अगर आप एक स्टेप ले लेते हैं और वो एक अच्छा स्टेप है तो आपका फिर इवेंचुअली वो मेन स्ट्रीम मीडिया भी नजरों में आ जाते हैं, वो सब कुछ जो है ना वो फिर आपका एक कारवां बन जाता है। सही, वेरी नाइस। अच्छा जवाद, यू हैव बीन रॉकिंग माशाल्लाह, ठीक है, लेकिन अभी जो रीसेंट आपकी एक जो सबसे बड़ी आपकी जो सक्सेस है जो कि टॉक ऑफ द टाउन बनी भी और बनने जाएगी भी इंशाल्लाह, टेड टॉक। आपको टेड टॉक के लिए वैंकूवर में कनाडा में बुलाया गया और वहाँ पर मैंने वो वीडियोस देखी हैं, आई वाज सो इंस्पायर्ड। बहुत एक से कहते हैं ना कि एक फ़ख्र का हमारे लिए मकाम है कि हमारा एक पाकिस्तान से एक हमारा फिल्म मेकर जो है वहाँ जाके इतने बड़े मजमे में वो अपने पाकिस्तानी लिबास में, और सबसे बड़ी बात है कि आपने जो प्रेजेंटेशन दी अपने पाकिस्तानी लिबास में, वो तो पहली चीज़ तो वही थी ज़बरदस्त किस्म की जो इम्प्रेशन जिसने गाड़ा। दूसरी चीज़ आपने फिल्म मेकिंग के हवाले से वहाँ बातचीत की और आपको खामोशी से लोग सुन रहे थे। आप मुझे ये बताएं कि आपका दिल उस वक्त कितना धड़क रहा था और आप उस वक्त क्या फील कर रहे थे। आप पाकिस्तान के लिए तो डेफिनेटली एक अच्छी फीलिंग ही लेकर गए होंगे, लेकिन थिंग्स गेट डिफरेंट व्हेन यू आर ऑन स्टेज। तो अपना एक्सपीरियंस जरा आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस वक्त आई गॉट सिलेक्टेड फॉर टेड फेलोज और टेड ग्लोबल जो टॉक थी उसके लिए, So I was not expecting कि this is something huge. तो जो मुझे याद है मैंने कहा यहाँ पे तो लोगों को टेड का इतना आइडिया ही नहीं है और लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स को बहुत है। हाँ, तो मुझे I was not expecting, लेकिन once I was there और जब मैंने स्केल देखा और फिर मैंने देखा कि पूरी दुनिया से मतलब जो है वो जो स्पीकर्स सिलेक्ट होके आते हैं और ये जो टेड फेलोज हैं 20 फेलोज पूरी दुनिया से जो है मतलब वो सिलेक्ट हुए हैं और उसमें आई एम द ओनली वन रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। और प्राउड मोमेंट था। सिंस लास्ट आई मीन अबाउट 20 years and more जब से टेड स्टार्ट हुआ है तो देयर आर वेरी फ्यू स्पीकर्स, 4 and 5 स्पीकर्स हैं जो कि टेड ग्लोबल स्टेज के ऊपर जिन्होंने जाके बात की है। सो दिस वाज एन ह्यूज अचीवमेंट एंड ऑन अदर हैंड दिस वाज आई मीन के ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी एज वेल कि आप मैं इसलिए कह रही हूं कि आपका दिल धड़क रहा होगा ग्लोबल स्टेज के ऊपर जाके वो बात क्या करनी है। सो आई टॉक्ड अबाउट स्टोरी टेलिंग, मैंने स्टोरी टेलिंग के हवाले से प्रोजेक्ट्स के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से बात की पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है। क्योंकि वो एक लाइव सेशन होता है और उसके बाद पोस्ट टॉक जो डिस्कशन थी उसके अंदर आई केम टू नो कि पीपल डोंट नो अबाउट एनीथिंग पाकिस्तान। एक जो इंटरनेशनल इमेज बना हुआ है उसको ब्रेक करने की जरूरत है। और जब हम स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, जब हम फिल्म्स की बात करते हैं, हम सिनेमा की बात करते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना नैरेटिव इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाएं। सही। टेड जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, फेस्टिवल्स में हमारा कंटेंट प्रेजेंट नहीं होता और जब हमारा कंटेंट प्रेजेंट नहीं होता, वो स्पेस खाली होता है, वो हमारी प्रेजेंस ही नहीं है हमारी कंट्री की। एग्जैक्टली। या हमारा मैसेज या हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो दुनिया तक नहीं जा रहा और वो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सो आई वुड हाईली इंकरेज टू आई मीन जो हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो किसी भी डोमेन में, चाहे राइटर्स हैं, चाहे फिल्म मेकर्स हैं, चाहे स्टोरी टेलर्स हैं, कि वो
ऐसा कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस करें जिसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, फिल्म फेस्टिवल, कॉन्फ्रेंसेस, कंपटीशंस और इस तरह की फेलोशिप्स में लेके जाएं, ताकि पाकिस्तान की एक इमेज बिल्डिंग हो और हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो दुनिया तक जाए। जो एक जो पर्सपेक्टिव जो हमारा नेगेटिव बना हुआ है वो पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज सही। अच्छा, जवाद का जो है इंस्टाग्राम हैंडल आप सब प्लीज़ उसको फॉलो करें, हम नीचे यहाँ पर आपको दिखा देंगे, आप उसको फॉलो करें और वहाँ पे आप इनके जो इन्होंने जो वंडर्स अपने क्रिएट किए हुए हैं, प्लीज़ डू हैव अ लुक, टू फॉलो हिम। अभी हम चल के आपको दिखाते हैं एक पैकेज, एक शो रील और जवाद का जो काम है इंडस ब्लूज़ और बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्रीज इन पे काम करते हैं वो भी आप देखेंगे और उसमें थोड़ा सा टेड टॉक का भी हम सेशन डालेंगे और आप देखेंगे। आपको जवाद का ड्रेस बड़ा पसंद आएगा। मैं आपसे बल्कि पूछना चाहती थी आपने वो चादर कहाँ से ली है जो आपने गले में डाली हुई थी, वो हम ब्रेक के बाद इस पैकेज के बाद जो है आकर बात करते हैं जवाद से, और अभी आप चल के ये पैकेज देखिएगा। वेलकम बैक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जवाद का काम बड़ा पसंद आया होगा और आपने उनको फॉलो भी कर लिया होगा, जो हमने नीचे पट्टी चलाई है इनके इंस्टाग्राम हैंडल की। ज़रूरी है भाई, सोशल मीडिया का दौर है तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ऐसे आपको पता नहीं चलता कि किसने क्या काम किया हुआ है। तो अभी हम जवाद से कुछ और गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात कर रही थी जो टेड टॉक पे जो इन्होंने लिबास ज़ेबतन किया था वो आपने अभी पैकेज में भी देखा होगा, उसके बारे में कुछ बात करते हैं कि ये जहन में कैसे आया, क्योंकि नॉर्मली जब आप बाहर के मुल्कों में जाते हैं, हमारे अपने डेलीगेशंस जो इवन जो सरकारी डेलीगेशंस जा रहे होते हैं वो जी फुल ऑन सूटेड बूटेड, उनको आपने तो वहाँ पे जाके बेहतरीन प्रेजेंटेशन दी है पाकिस्तानी कल्चर की, तो ये कैसे जहन में आया? अच्छा, मेरा हमेशा से जो है ना एक अपनी रूट्स के साथ जो है ना बड़ा गहरा ताल्लुक था है और वो भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। इवन अगर आप मेरा काम भी देखेंगे तो उसमें आपको जो देसीपन नजर आएगा ना, देसीपन या जो कल्चर का एलिमेंट है, जो बेसिकली जो हमारी अपनाइयत का एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा उसमें नज़र आएगा। और मेरा हमेशा से एक सवाल है, मेरी फिल्मों के अंदर भी ये सवाल है, इवन इंडस ब्लूज़ का भी जो वो सवाल था कि हमने अपने कल्चर को क्यों डिसोन कर दिया है, हमने अपनी जो सकाफत है हम उससे दूर क्यों हो गए हैं और ये क्या आइडेंटिटी क्राइसिस हमारे साथ जो है वो शुरू हो गया है। तो फिर जब मेरे पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी आती है कि जहाँ पे आप अपने कल्चर को जो है वो प्रेजेंट कर सकें तो आप फिर उसको यूज करते हैं और मेरी भी यही कोशिश थी। और मैंने दुनिया में देखा है या मैंने जो मेरा थोड़ा सा मुताला है उसमें मैंने देखा है कि जो कौमें अपनी कल्चर अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड थी वो ही दुनिया में आगे गई हैं और जो जिन्होंने जो है मतलब उसको डिसोन कर दिया है वो पूरी जनरेशन जो है वो गायब हो जाते हैं फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर चली जाती है। और अनफॉर्चुनेटली यही सीन मैं इस वक्त जो है वो अपने आसपास जो है इस मुल्क में और स्पेसिफिकली जो हमारी यूथ है उसके अंदर काफ़ी कंफ्यूजन चल रही है इस हवाले से। यू आर वेरी राइट कि उनको कुछ खास खबर नहीं है कि उनकी असलियत क्या है। आइडेंटिटी क्राइसिस के हवाले से ये एक प्रॉब्लम रह चुका है। आई थिंक कि फिल्म मेकिंग इसमें काफ़ी किरदार अदा कर सकती है। बिल्कुल। और फिल्म को लेके रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव सिनेमा फॉर चेंज। सही। तो सिनेमा फॉर चेंज जो है बेसिकली एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारा एक जो मकसद है वो ये है कि हम सोसाइटी के अंदर जो है वो डायलॉग को जो है वो प्रमोट करें, हम डिबेट को प्रमोट करें, हम एक ऐसा स्पेस जो है वो क्रिएट करें जहाँ पे जो है वो ये नौजवान और ये आई मीन के जो स्टोरी टेलर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जो थिंकर्स हैं, जो डूअर्स हैं वो बैठे और उस पे जो है वो बात कर सकें, पूरे ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस हो और उस डायलॉग उस डिस्कशन के थ्रू जो है क्या हम जो है वो पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर, किस तरह हम जो है वो इस आइडेंटिटी क्राइसिस से निकल सकते हैं और किस तरह हम अपने आर्ट के थ्रू जो है वो चेंज जो है वो ला सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। और स्पेसिफिकली हमारे मुल्क में जहाँ पे पॉवर्टी से लेके और आई मीन के ह्यूमन राइट से लेके हर तरह के जो अभी मसाइल जो है वो चल रहे हैं, उसके अंदर जो है वो जो आर्ट है उसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, जो कल्चर है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसको जो है वो अपनी प्रायोरिटीज के अंदर लेके आए, इसको बिल्कुल इस तरह जो है वो इग्नोर मत करें। सही। जवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें हमें जो है वो पता चली। आई होप कि आप लोगों को भी
बहुत मज़ा आया होगा जवाद की बातें सुन के। अभी हम चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट जो मेहमान हैं उनके साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। कि जाइएगा नहीं, ज़्यादा दूर नहीं लेके जा रहे हैं हम आपको, प्लीज़। ओके, हमारे प्रोग्राम में पहले आपने जवाद की बातें सुनी जो कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर थे। अब हमारे साथ मौजूद हैं आमिश एजाज। आमिश, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, थैंक यू। बड़ा सोच के आपने जवाब दिया, क्या आप ठीक नहीं हैं? आमिश जो है ठीक हूँ, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू फॉर कमिंग। और आमिश जो है वो ये भी एक फिल्म मेकर हैं, लेकिन इनका जो है वो कमर्शियल एस्पेक्ट ज़्यादा है। आमिश, मुझे ये बताइएगा कि एक ज़माने में बस वो जो है ना कैमरा पर्सन्स जो थे वो उनको जहाँ भी भेज दिया जाता था, बेचारे कैमरा उठा के चले जाते थे। अब आप लोगों की एक पूरी टीम होती है, एक स्क्वाड होती है पूरी। ये हाउ हेल्पफुल इज़ दिस? पहले एक वन मैन शो हुआ करता था, बहुत होता था कि एक लाइट मैन साथ में होता था। अब आपकी एक स्क्वाड होती है और वो कितनी हेल्पफुल होती है, क्या वो ज़रूरी है? इसके बारे में ज़रा पहले तो बताएं हमें। एक्चुअली प्रोडक्शन, पहली बात तो ये है कि प्रोडक्शन कोई एक बंदे का काम नहीं है। प्रोडक्शन में आपको टीम्स को साथ लेके चलना पड़ता है और उसमें टीम्स इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि हर बंदे का एक स्पेसिफिक रोल होता है, एक डेजिग्नेटेड रोल होता है। सही। तो इसी तरह फिल्म प्रोडक्शन के अंदर भी देयर आर मल्टीपल कैटेगरीज। जो एडिटिंग है, जो डायरेक्टर है वो डायरेक्ट करेगा, जो लाइटमैन है वो लाइट्स को सेट करेगा, जो असिस्टेंट डायरेक्टर है वो उस डायरेक्टर को असिस्ट करेगा। इसी तरह जो डीओपीज होंगे वो कैमरास के ऊपर परफॉर्म करेंगे। तो ये जब सब टास्क आप एक बंदे को दे देंगे तो उस चीज में उस तरह से परफेक्शन आप नहीं निकाल सकते। सही। और कोई भी बंदा एक मतलब स्पेसिफिक डोमेन में जब काम करेगा तो वो अपनी बेस्ट नहीं दे सकता। सही, सही। तो प्रोडक्शन, वो डिवीजन जो है वो आसानी कर देती है काम, वो आसानी कर देती है और चीज को ज्यादा बेहतर अंदाज में एक जो कह लें उसकी एक फिनिश प्रोडक्ट निकलनी चाहिए वो निकल पाती है। सही। अच्छा, अभी मैं थोड़ी देर पहले जवाद से बात कर रही थी, वो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग के हवाले से बात कर रहे थे। इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग में तो एक बंदे का अपना आइडिया होता है, अब उसके साथ जो भी लोग चले हुए हैं वो उसी को फॉलो करेंगे। आप लोगों का जो है कमर्शियल सीन होता है, मुझे पहले बताएं कि आप लोगों का एका इस बात पे कैसे होता है कि जी ये आइडिया है, इस पे काम करना है? क्योंकि जाहिर है उसमें बहुत सारे लोगों का सबसे पहले तो है कि क्लाइंट का उसमें आइडिया होता है, फिर आपका अपना भी होता है, टीम का होता है, तो वो उस पर यकजा कैसे होते हैं आप लोग? देखें, इस तरह है कि ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह से हैं कि देखें, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग के अंदर अगर आप किसी आइडिया पे, किसी विजन पे काम कर रहे हैं तो उसमें बैक एंड पे फिर आपको रिसोर्सेज देखने हैं, सारी चीजें देखनी है। और पाकिस्तान की हद तक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव एज अ इंडी फिल्म मेकर, क्योंकि यहाँ पे आपको ना सिस्टम उस तरह से सपोर्ट करता है, ना आपको आर्टिस्ट यहाँ पे आपको मतलब लाइक टीम बिल्डिंग के अंदर आपको बड़े इश्यूज आते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रोडक्शन इज नॉट वन पर्सन थिंग। तो जब आप स्पेसिफिकली कमर्शियल काम पे आ जाते हैं या क्लाइंट बेस्ड काम पे आ जाते हैं, वहां पे आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। सही। जैसे एज अ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर आप कोई भी आइडिया है या आप कोई भी चीज एक क्रिएटिव वे में पेश करना चाह रहे हैं या एक विजन के साथ आना चाह रहे हैं, तो जब आप क्लाइंट बेस्ड काम पे आ जाते हैं तो देयर आर सर्टेन कह लें कि रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द क्लाइंट। सही। कि आप इस तरह से ले लें कि जैसे आपने कोई उन्हें आइडिया पेश किया है उन्हीं के प्रोडक्ट के ऊपर, उन्हीं के कमर्शियल के ऊपर, तो वहां पे कई जगह वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, नहीं इसको मुझे ऐसे नहीं चाहिए, इसको ऐसे ही चाहिए। और ये अनोइंग भी होती है, बहुत अनोइंग होता है, बहुत अनोइंग होता है। लेकिन आपको फिर सब्र रख के उनसे डील करना पड़ता है। फिर हम भी यही कह रहे होते हैं कि यार ये कैसा बंदा है, क्या जा रहा है, इससे बहुत बेहतर हो सकता था। लेकिन वो क्लाइंट के विजन के ऊपर भी बात जा रही होती है, क्लाइंट को उससे बेहतर चीज चाहिए ही नहीं है। तो आमिश, मुझे ये बताइए कि अगर एक क्लाइंट का विजन आपके विजन से मैच नहीं कर रहा, आपका विजन जहाँ है उसको ये चीज चाहिए, आप लोग क्या एग्री कर लेते हैं? क्या ये फिर चीज आपके काम को इफेक्ट नहीं करती फर्दर? वो कहीं मार्केट में आता है तो लोग कहते हैं अच्छा जी ये तो इनका ये काम है। डेफिनेटली। अब मेरे इतने प्रोजेक्ट्स हमने किए होते हैं जो हम अपने पोर्टफोलियो में नहीं लगा रहे होते। वो क्यों नहीं लगा रहे होते? वहाँ पे विजन मैटर नहीं कर, मतलब मैच नहीं कर रहा होता। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप दूसरी एक ग्राउंड रियलिटी देखें तो एवरीबॉडी हैव टू सर्वाइव। तो कई जगहों पे हमें फिर काम अपना सर्कल चलाने के लिए या एटलीस्ट कह लें कि जारी बात है, अगर आपके पास टीम है, स्टाफ है, आपने सबको लेके चलना होता है, तो देन यू नीड टू वर्क मतलब लाइक ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट एज वेल। सही। सही। तो अच्छा, वहाँ पे ये चीजें मारनी पड़ती हैं आपको थोड़ा सा। सही। सही। अच्छा, हमने अभी क्लाइंट्स के हवाले से बात की कि वो अनोइंग भी होते हैं, फिर कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि बाकी बहुत अच्छे होते हैं, उनको काम का बहुत ज़्यादा पता होता है। तो एक वो भी कैटेगरी है जिसको बहुत ज़्यादा पता होता है, कभी कभी वो भी अनोइंग लेवल पे आ जाते हैं, आप उनके साथ कैसे डील करते हैं? देखिए, वो भी
सबसे मेन चीज यही है कि पेशेंस, सब्र। जो बंदा इस फील्ड के अंदर रहते हुए पेशेंस और सब्र से काम लेता है, वो बंदा इसमें ज्यादा कह लें कि बेहतर चीजों को लेके चल सकता है। सही। क्योंकि इसमें अगर आप एक चीज नहीं है, जब आप सेट पे हैं या जब आप प्रोडक्शन में हैं तो आपकी कास्ट इन्वॉल्व हो रही है, आपकी पूरी टीम इन्वॉल्व हो रही है, आपकी सारी चीजें, फिर आपकी टाइमिंग्स, कॉस्टिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग। तो इनमें कोई चीज भी आगे पीछे हो तो आपकी सारी कॉस्ट खराब हो सकती है, आपको नेक्स्ट टाइम शायद उस बंदे से टाइम ही ना मिले। तो आपको बड़े एक काम वे में और एक तरीके के साथ चलना पड़ता है सबको लेके। अगर कभी सब्र खत्म हो जाए तो आपने कहा कि भाई तू कर ले, मेरी खैर है, ऐसा भी कभी कोई मोमेंट बंदा अगर कभी ऐसा कर भी जाए तो 2 मिनट बाद खुद ही सोचता है कि यार चलो क्लाइंट हाथ से जा रहा है। फिर बंदा वापस आता है और फिर आपको होश आता है कि वो गलती हो गई, राइट? अच्छा, सही। अच्छा आमिश, आपके इंडोर शूट्स भी होते हैं, आउटडोर शूट्स भी होते हैं। मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हवाले से बताइएगा कि आप ज़्यादा क्या एंजॉय करते हैं, आपकी प्रेफरेंस क्या है, आउटडोर शूट्स या इंडोर शूट्स? डिपेंड करता है कंटेंट पे। कोई कंटेंट ऐसा भी हो सकता है जो आउटडोर पे मजा करा रहा हो, कोई ऐसा भी हो सकता है जो इंडोर पे मजा करा रहा हो। इट वेरीज क्लाइंट टू क्लाइंट और प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, राइट, कि आप करने क्या जा रहे हो। और कमर्शियल चीजों में मुझे एक थोड़ा सा ये लगता है कि आपको हर दफा नई चीजें सीखने को मिलती हैं, हर दफा क्लाइंट डिफर कर रहा होता है, किसी क्लाइंट की किस तरह की रिक्वायरमेंट है, और मोस्टली ऐसा भी हो रहा होता है कि बंदा नई से नई चीज ट्राई कर रहा होता है या देख रहा होता है। तो सही। अच्छा, मार्केट में आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कैमरा पकड़ के आ गए कि जी हमसे आप प्रोजेक्ट्स मार्केट खराब करने आ गए। ओके, इन शॉर्ट मैं तो सारी बात है अपना ओपिनियन बड़ा वो सोच समझ के दूंगी, बिकॉज मैं तो एंकर हूँ, मुझे बैलेंस रखना है, लेकिन गेस्ट को आज़ादी है बात कहने की। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इस सिलसिले में आप क्लाइंट्स को, कि लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आप क्या एडवाइस देंगे कि उनके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि पहले वो उन लोगों का काम मंगवा के चेक करें, या उनके लिए एक टेस्ट ड्राइव होनी चाहिए बिफोर हायरिंग समबडी? क्या प्रोसीजर? देखिए, जहाँ तक आजकल मार्केट फ्रीलांसर्स की तरफ से आ रही है, मैं देखिए हर किसी का एक अपना काम है या एक अपना तरीका है काम करने का, बट जब आप कंपनीज के साथ काम कर रहे होते हैं तो आप ज़्यादा सिक्योर होते हैं। सही। सबसे बड़ी बात होती है कमिटमेंट, और आपको जैसा काम दिया जाता है आपको फिर उस तरह से डिलीवर, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पर डिलीवर भी हो रहा होता है। फ्रीलांसर्स के साथ ये होता है, लोग काम उठा लेते हैं, सस्ते पैसों में उठा लेते हैं। मतलब अगर एक कंपनी ऑफर कर रही है एक काम, वही हाफ से भी कम में या हाफ में एक फ्रीलांसर काम उठा लेता है, लेकिन बाद में फिर वो वही क्लाइंट्स यही रो रहे होते हैं कि यार वो डिलीवर नहीं मुझे कर सका, या उसने पैसे ले लिए और वो गायब हो गया है, या मुझे या मुझे उस तरह से सही डिलीवर नहीं किया। तो इस तरह के मसले मसाइल बहुत आते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि काम की एक जो वर्थ है उस चीज को गिराना सिर्फ अपना आप के लिए सोच के, वो भी मुझे थोड़ा सा अनजस्टिफाइबल लगता है कि एक ज्यादती है उस काम के साथ और एक उस हुनर के साथ। आंखें खोले, और क्या उसको करना चाहिए डिमांड, अगर वो पहली चीज क्लाइंट को डेफिनेटली क्लाइंट को चाहिए कि वो हमेशा काम प्रॉपर, जो एक हमारा मीडियम है प्रोडक्शन का, और प्रोडक्शन कंपनीज हैं, डिफरेंट प्रोडक्शन कंपनीज हैं, उन्हीं के थ्रू उसको काम लेके चलना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनके इतने बजट्स नहीं होते, जिनको बड़ी कंपनीज फैसिलिटेट उस तरह से नहीं करती, वहां पे तो वो चीज समझ आती है, चले अगले का बजट नहीं था, अगले ने किसी फ्रीलांसर से देके करा लिया। लेकिन अगर किसी बंदे के पास बजट है, सारे रिसोर्सेज हैं, उसके बावजूद वो अगर ये सोच रखता है कि मैं अपने पैसे बचा लूं या बीच में इधर उधर कर लूं और किसी ऐसे बंदे से काम करा के खाना पूरी कर लूं, तो वो चीज सारी बात वो उस तरह से रिजल्ट्स भी नहीं दे पाती वो चीज। अच्छा आमिश, कैटेगरीज हैं इसमें भी, लाइक कुछ मूवी मेकर्स हैं शादियों के लिए, कुछ फिल्म मेकर्स हैं टीवीसीज के लिए, कमर्शियल्स के लिए, कुछ जो हैं वो जैसे इवेंट्स कवर करते हैं, कुछ लोग ऑल इन ऑल हैं, वो कहते हैं हमसे सब कुछ करा लें। आप इस चीज़ को कंकर करते हैं, कैसा हो सकता है कि जिसने शादी की मूवी जो है किसी की अगर फिल्म की है तो वो एक इवेंट को भी कवर कर सकता है, वो एक कॉर्पोरेट इवेंट को भी कर सकता है, वो कमर्शियल भी बना सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर मैं एज अ प्रोफेशनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मुझे यहाँ तक लगता है कि अगर कोई बंदा डायरेक्टर है तो उसको एज अ डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करना चाहिए अपने प्रोफेशन के अंदर। अगर कोई डीओपी है तो उसको उसी क्राइटेरिया में जाना होता है, हर चीज में ना घुसे, हर चीज में नहीं घुसना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड
आजकल मार्केट और स्पेसिफिकली पाकिस्तान, क्योंकि मैंने आपको बताया यूजर फ्रेंडली हमारा सिस्टम नहीं है, हमारी मार्केट नहीं है, हमारे क्लाइंट्स नहीं है, हमें हर चीज के लिए बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। इवन के आपने शूट के एनओसी भी लिए हों, उसके बावजूद जब आप अगले बंदे के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि मैंने यहाँ पे शूट करना है, मेरे पास ये एनओसी है, तो आगे से कहते हैं मैं इस एनओसी को नहीं मानता, वो कहते हैं हमारा हिस्सा निकालो। हाँ, तो डेफिनेटली जब आपको इस तरह की चीजें, फिर आप हर जगह से जब आपका दिल बुरा हो के आप जब वापस आते हो, या आपको इस तरह की चीजें आपका बिला वजह का टाइम जाया करती हैं, तो जाहिर बात है ये एक प्रोडक्शन के अंदर एक बंदे की प्रोडक्टिविटी के अंदर एक बहुत कह लें कि लैग आता है, या बंदा उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाता, ये उस तरह से काम जो उसका विजन होता है उसके ऊपर वो पूरा नहीं उतर पाता। राइट। तो आप मुझे बताइएगा कि आपने मतलब ये कितने सालों की मेहनत है अपना नाम बनाने में, और ये आप मशवरा मैं आपसे ये चाहूँगी कि जो नए फिल्म मेकर्स हैं, जो यंग फिल्म मेकर्स हैं, जो कि पहली सीढ़ी के बाद 20वीं सीढ़ी पे कदम रखना चाहते हैं, उनको भी बताएंगे कितना ऐसा लगता है गलत करते हैं एस्टैब्लिश करने में। देखिए हर चीज को टाइम लगता है, और मेरे ख्याल में जो एक टाइम दे के आगे जाता है ना, वो बंदा सॉलिड भी होता है। सही। उसकी बेस कह लें कि सॉलिड होती है, उसने टाइम दिया होता है, उसको हर चीज का पता होता है, और वो सीख के आगे जा रहा होता है। सही। जो बंदा कहे कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, तो ये तो मैं सब कुछ अकेला भी कर सकता हूँ, तो वो एकदम से शायद ऊपर जाएगा, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी आगे लाइक इन हिज होल कैरियर वो उस तरह से सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता, ये चीजें बहुत मैटर कर रही होती है। अब मेरे कुछ ऐसे लोग थे जो जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया और एकदम से ऊपर गए, लेकिन वो आज फिर उसी तरह से नीचे आए। तो वही बात होती है कि आप हर चीज शॉर्टकट्स जो है वो हर दफा नहीं चलते। सही, ठीक है। हम अभी आपको दिखाते हैं आमिश के काम का पैकेज, बड़े मज़ेदार किस्म के इनके भी कुछ काम काज हैं, आप देखिए। और इनका भी इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक हैंडल हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, डू फॉलो हिम टू वॉच हिज वर्क। और अभी हम चल के देखते हैं, बर्ज़र्क मीडिया के नाम से है इनकी। जी वेलकम बैक। अभी आपने काम देखा आमिश का। आमिश पहले तो मुझे बताएं, ये बर्ज़र्क बड़ा ही कोई धांसू किस्म का लफ्ज लग रहा है, इसका क्या मतलब है और ये कहाँ से दिमाग में आया? इसका मतलब है वॉरियर्स, जंगजू। अच्छा वॉरियर्स विद द कैमरास कह लें आप। अच्छा, मतलब आपके कैमरास आपके वेपन्स हुए? या बेसिकली मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, मेरा क्लास फेलो था। अच्छा। फवाद नफीस। अच्छा। वो भी डिजाइनर हैं। राइट। तो उन्होंने और कह लें मैंने मिलके ही ये नाम सोचा था। इनिशियली वो मेरे साथ थे, तो लेटर ऑन वो उन्होंने मूव करना था किसी और कंपनी की तरफ, तो उन्होंने मूव कर लिया, लेकिन वो नाम उसी को फिर हम आगे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और आपने ये भी सोचा होगा ना, एक हमारे यहाँ वो भी एक साइकी है ना कि बस बच्चा पैदा उसका बिल्कुल डिफरेंट सा नाम रखना है, जो कोई ना सोचा हो। बेसिकली आफ्टर ग्रेजुएशन हमारा एक अपना जो विजन था ना एज अ फिल्म मेकर्स, तो वो वाकई एक फिल्म मेकर्स वाला था। कि हम एक अपने विजन के साथ चलेंगे, हर चीज में क्रिएटिव एस्पेक्ट होगा और वो सारी चीजें। लेकिन जब लेटर ऑन जब बंदा फील्ड में आता है और उसको उस तरह से चीजों का रिस्पॉन्स या चीजें उस तरह से नहीं मिलती, तो वो बंदे की सारी थ्योरीज चेंज हो जाती हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बंदे को सारी बात है डिफरेंट सिचुएशंस और उन चीजों की वजह से बंदा जब कमर्शियल काम के अंदर एंट्री ले लेता है या कर पड़ता है, तो वो सारा एक विजन जो क्रिएटिव वाला और वो सारी चीजें होती हैं वो दब जाती हैं। सही। तो आप हमारे जो यंग फिल्म मेकर्स उनको क्या मशवरा देंगे इस सिलसिले में, जिनका अपना एक पैशन भी है फिल्म मेकिंग का, लेकिन वो साथ में कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी लगे नीड्स मनी। राइट। वो जैसे जिवाद ने भी बात की थी। हाँ, मतलब अगर तो आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप अपने पैशन को विदाउट अर्निंग मनी वाले पॉइंट को साइड पे करके अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं और आप कितना बाप का पैसा हो तो तभी होता है, वैसे नहीं होता। हाँ, मतलब इतना हो एटलीस्ट कि आप कहीं ना कहीं पे हिट कर जाओ, या जब आप कुछ टाइम लगा ले तो अपने पैशन के पीछे, तो आपको लोग जानने लग जाते हैं। लेकिन जिनके पास उतना भी नहीं है कि वो वहां तक पहुंच सके उस पैसे के सर पे, तो उनको जब आपको डिवर्जन हो जाती है फिर कमर्शियल साइड की तरफ, कि आपको पेड प्रोजेक्ट्स पे आना पड़ता है, आपको अर्निंग्स के लिए, सर्वाइवल के लिए, और फिर वही पैशन वो बन जाता है। एग्जैक्टली, फिर आपको पैशन क्या, बस फिर वही है जिस तरह हर बंदा काम कर रहा है और एक रोजी रोटी कमा रहा है। अपना जो पैशन है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, अब जिस तरह से मैं अगर कहूँ कि मेरा पैशन कहीं पे लैक हुआ या सेक्रीफाइस हुआ अपने कमर्शियल पेड प्रोजेक्ट्स की वजह से, तो मेरा एक ये माइंड में भी है कि मैं वापस उस तरफ आऊंगा जैसे ही मुझे थोड़ा सा मेंटली
वो थोड़ा सा स्पेस मिलती है और काम थोड़ी सी मजीद बेहतर होते हैं तो बंदा फिर उस तरफ आए, और चाहे वो फिर अपने रिसोर्सेज लगा के उस पैशन को कैरी करे तो वो करना ज़रूर करूँगा आगे जैसी जिंदगी में मौका मिला। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आमिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने का, हमें आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया। आई होप कि हमारे व्यूअर्स ने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत कुछ समझा होगा, स्पेशली जो यंग फिल्म मेकर्स हैं उनको हमारे दोनों मेहमानों की बातें जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी, इन पे अमल भी कीजिएगा। जो बातें जवाद ने बताई, जो बातें आमिश ने बताई, अपना पैशन ज़रूर जारी रखें, क्योंकि ये वो चीज़ होती है जो आपका जो कमर्शियल काम होता है उसमें भी इनोवेशन डालने के लिए काम आती है। अगर आप बिल्कुल अपने आप को जो है वो कमर्शियलिज्म की तरफ ले जाएंगे तो आपके अंदर का जो आर्टिस्ट है वो बेचारा कहीं मर खप जाएगा और वो आपके काम में नज़र नहीं आएगा। तो थैंक यू वेरी मच आमिश, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते हम नए मेहमानों के साथ और नई जगहों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।